नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एकमेंडेशन एक्ट 1961 के अध्याय 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं कि अध्याय 6 में किस प्रकार के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और इस वीडियो से एक भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। और मैंने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 3A, 4, 5 और 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मैं इन वीडियो की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से एक भी ऑब्जेक्ट आपके एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। अध्याय 6 बात करता है भूस्वामियों की विशेष बाध्यताओं तथा शास्तियों के बारे में उपबंध यानी कि पेनल्टी के बारे में अध्याय 6 बात करता है। दोस्तों चलिए, इसमें पहला ऑब्जेक्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी धारा भूस्वामी पर कर्तव्य आरोपित करती है कि वह भाड़ेदार को भाड़े पर दिए गए स्थान को अच्छी स्थिति में रखे और समय समय पर उसकी आवश्यक मरम्मत करता रहे। दोस्तों, स्थान को अच्छी अवस्था में रखने का भूस्वामी का कर्तव्य होगा। इसे धारा 37 में परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। और धारा 38 में बताया गया है आवश्यक सेवा प्रदाय का बंद किया जाना। और धारा 39 में बताया गया है भाड़े पर दिए जाने का नियंत्रण। और धारा 40 में बताया गया है स्थान के आवंटन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो से आपका हर ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी किसी ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके बाद दूसरा पूछा गया था, मरम्मत हेतु सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात यदि भूस्वामी मरम्मत नहीं कराता या कराने में टोल मटोल करता है तो भाड़ेदार ऐसी मरम्मत स्वयं करा सकता है और उसमें लगे व्यय को या तो भाड़े से काट सकेगा या भूस्वामी से वसूल कर सकेगा, किंतु यह धनराशि होनी चाहिए। यह धनराशि होनी चाहिए 1 वर्ष की देय भाड़े के 12वें भाग से अधिक नहीं, इसलिए इसका डी ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था तीसरा, किसी स्थान की अति आवश्यक मरम्मत जिसके अभाव में उस स्थान का उपयोग किया जाना संभव नहीं हो। मरम्मत में लगने वाले व्यय का अनुमान करने के लिए अभिधारी किसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा? दोस्तों, अभिधारी आवेदन करेगा आरसीए के समक्ष यानी कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था चौथा, मकान के अति आवश्यक भाग की मरम्मत जिसके अभाव में उसका उपयोग किया जाना संभव नहीं हो, कराने का व्यय भाड़ेदार द्वारा वसूली योग्य है जो। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है इसका 1/6 यानी कि आधे भाग, इसका बी ऑप्शन सही होगा। उस वर्ष के देय भाड़े के आधे भाग से अधिक नहीं होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था पांचवा, भाड़ेदार मकान के अति आवश्यक भाग की मरम्मत करा सकता है। कब करा सकता है वह? जब उसे आरसीए की अनुमति दी जाए, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा से। इसके बाद अगला पूछा गया था छठवां, निम्नलिखित में से किस धारा में प्रावधान किया गया है कि भूस्वामी किसी ऐसे आवश्यक प्रदाय या ऐसी आवश्यक सेवा को जिसका कि उपभोग अभिधारी उस स्थान के जो कि उसे भाड़े पर दिया गया है न्यायसंगत तथा पर्याप्त हेतु के बिना
ना तो बंद करेगा ना ही रोक सकेगा। धारा 38 में बताया गया है आवश्यक सेवा प्रदाय का बंद किया जाना, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 38। धारा 37 में बताया गया है स्थान को अच्छी अवस्था में रखने का भूस्वामी का कर्तव्य होगा, और धारा 39 में बताया गया है भाड़े पर दिए जाने का नियंत्रण, और धारा 40 में बताया गया है स्थान का आवंटन। इसके बाद अगला आता है 7वां, यदि कोई भूस्वामी बिना किसी उचित एवं पर्याप्त कारण के आवश्यक प्रदाय एवं सेवा बंद कर देता है तो अभिधारी ऐसे उल्लंघन की शिकायत करते हुए निम्न में से किससे आवेदन कर सकेगा। यानी कि जो अभिधारी आवेदन करेगा वो है आरसीए के समक्ष आवेदन करेगा, यानी कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 8वां, मकान मालिक ने जल प्रदाय बंद कर दिया तब किराएदार किसके समक्ष शिकायत कर सकता है। यानी कि जो मकान मालिक है उसने जल देना अभिधारी को बंद कर दिया है, तो अभिधारी शिकायत किसके समक्ष कर सकता है। अभिधारी शिकायत कर सकता है आरसीए यानी कि भाड़ा नियंत्रक अधिकारी। इसका सी ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 9वां, आवश्यक प्रदाय जो कि किराएदार द्वारा स्थान के संबंध में उपभोग किया जा रहा था उसे मकान मालिक द्वारा बंद कर दिया जाता है, तो किसके द्वारा प्रदाय को पुनः स्थापित करने के लिए आदेश पारित किया जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है, आरसीए द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। इसके बाद अगला आता है 10वां, मकान मालिक न्यायोचित एवं पर्याप्त कारण के बिना किराएदार द्वारा उपभोग में लाई जा रही विद्युत की सप्लाई को बंद कर देता है। किराएदार के आवेदन पत्र पर विद्युत सप्लाई को पुनः स्थापित करने का निर्देश दे सकेगा। कौन निर्देश दे सकेगा? यानी कि आरसीए है वह निर्देश दे सकेगा। इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 11वां, भाड़े पर दिए गए स्थान की आवश्यकता पूर्ति जिसका उपयोग किराएदार द्वारा किया जा रहा था को मकान मालिक द्वारा बंद कर दिया गया। उक्त आवश्यकता आपूर्ति को पुनः आरंभ किए जाने हेतु कौन आदेश करेगा? आदेश करेगा दोस्तों आरसीए यानी कि भाड़ा नियंत्रक अधिकारी। इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 12वां, आवश्यक प्रदाय जिसका कि उपयोग अभिधारी उस स्थान पर जो कि उसे भाड़े पर दिया गया है के संबंध में करता है, भूस्वामी द्वारा बंद करने पर आवश्यक प्रदाय को प्रत्यावर्तित करने का आदेश दे सकेगा। कौन दे सकता है? आरसीए आदेश दे सकता है प्रत्यावर्तित करने का, यानी कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। इसके बाद अगला पूछा गया था 13वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत भूस्वामी द्वारा आवश्यक प्रदाय बंद कर दिया गया है, तब किराएदार किसके समक्ष शिकायत करेगा? किराएदार शिकायत करेगा आरसीए के समक्ष यानी कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 14वां, किराएदार को किराए पर दिए गए स्थान संबंधी उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले आवश्यक प्रदाय को भूस्वामी द्वारा बंद कर दिया गया है। ऐसे प्रदाय को पुनः स्थापित करने के लिए एक आदेश कौन कर सकता है? आदेश कर सकता है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी यानी कि आरसीए होता है जो वह आदेश कर सकता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद अगला पूछा गया था 15वां, यदि कोई भवन स्वामी किराएदार की पानी की सप्लाई बंद कर देता है तो वह आवेदन करेगा। किराएदार सिविल न्यायालय में
इंजेक्शन का बाद प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों ये भी नहीं है। उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है, ये गलत है। भाड़ा नियंत्रक अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। यह धारा 38 से पूछा गया है। इसके बाद अगला आता है 16वां, आवश्यक प्रदाय या सेवा के अंतर्गत सेवाएं आती हैं। दोस्तों 16 है जो धारा 38 के स्पष्टीकरण से पूछा गया है। जल एवं विद्युत प्रदाय यह भी आता है। मार्ग तथा जीने पर प्रकाश व्यवस्था, सफाई एवं स्वच्छता, डी उपरोक्त सभी, इसलिए इसका डी ऑप्शन ही सही होगा, उपरोक्त सभी आती है। इसके बाद अगला पूछा गया था मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 38(4) के अनुसार आरसीए विथित या पीड़ित पक्षकार को चाहे वह भाड़े पर हो या भूस्वामी क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है। प्रतिकर की यह धनराशि होगी दोस्तों 50 रुपये होगी प्रतिकर की धनराशि, इसलिए इसका ये ऑप्शन ही सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 18वां, यदि भूस्वामी द्वारा अभिधारी द्वारा उपभोग किए जा रहे आवश्यक प्रदाय को बिना किसी न्याय संगत एवं पर्याप्त हेतु के बंद किया जाना पाया जाता है तो आरसीए निर्देश दे सकेगा, आरसीए निर्देश दे सकेगा 50 रुपये तक का, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 19वां, क्या भवन की सीढ़ियां असुरक्षित होने पर भूस्वामी द्वारा गिराए जाने से धारा 38 स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ेदार को कोई सहायता दी जा सकती है? नहीं, कोई सहायता नहीं दी जा सकती है भाड़ेदार को, इसका बी ऑप्शन सही है, नहीं। इसके बाद अगला पूछा गया था दोस्तों 20वां, निम्नलिखित में से कौन धारा 39 के अंतर्गत भाड़े पर दिए जाने वाले स्थानों का नियंत्रण कर सकता है? धारा 39 यानी कि कलेक्टर या अन्य प्राधिकारी नियंत्रण कर सकता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। आपको बी ऑप्शन पर ही टिक लगाना है, क्योंकि धारा 39 में कलेक्टर की बात की गई है। इसके बाद अगला पूछा गया था 21वां, निम्नलिखित में से किस धारा द्वारा 39(2) के अंतर्गत किए जाने वाले आवंटन के संबंध में व्यक्तियों का क्रम निर्धारित किया गया है? व्यक्तियों का क्रम निर्धारित किया गया है दोस्तों, जो इसका आंसर है 21 का बी ऑप्शन, यानी कि धारा 40 में स्थान के आवंटन के बारे में बताया गया है। स्थान का आवंटन कौन करेगा, कलेक्टर या अन्य प्राधिकारी, धारा 39(2) के अंतर्गत। इसके बाद अगला 22वां, आपातकालीन के दौरान विशेष व्यक्तियों को दिए गए स्थान आपातकाल की समाप्ति के पश्चात खाली कराना अनिवार्य है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, 1 वर्ष के अंदर उन्हें खाली करना होगा। धारा 40(a) की उपधारा 3 में बताया गया है दोस्तों, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही सही है, 1 वर्ष के अंदर। इसके बाद अगला पूछा गया था 23वां, यदि किसी व्यक्ति को कोई स्थान उसके पद के आधार पर आवंटित किया गया था तो उसकी अभिधति का प्रवासन, स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति या अन्य कारण से हो जाएगा, तब ऐसे दिनांक से कितने समय के अंदर उस व्यक्ति को वह स्थान रिक्त करना पड़ेगा? इसका ए ऑप्शन सही होगा, 7 दिन के अंदर उस व्यक्ति को वह स्थान खाली करना पड़ेगा। लेकिन इसकी अवधि 4 माह भी की जा सकती है, लेकिन कलेक्टर के आदेश से वह अवधि 4 माह तक बढ़ाई जा सकती है। इसे धारा 42 से पूछा गया था दोस्तों, जो बात करती है अभिधति का प्रवासन यानी कि किराएदार की समाप्ति के बारे में। इसके बाद अगला पूछा गया था 24वां, एक व्यक्ति
जिसे कोई स्थान उसके कार्यालय के आधार पर आवंटित किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे स्थान को किराएदारी की समाप्ति की दिनांक से ... की अवधि में खाली कर देगा। यानी कि इसका ये ऑप्शन सही होगा, 7 दिन की अवधि के अंदर वह खाली कर देगा। इसे धारा 42 से पूछा गया है। इसके बाद अगला पूछा गया था 25वां, किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसे कि कोई स्थान उसके पद के आधार पर आवंटित किया गया है, अभिधति का उस तारीख को प्रवासन हो जाएगा जब वह व्यक्ति ऐसे पद पर न रह जाए और उस व्यक्ति को ऐसा स्थान रिक्त करना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर ऐसे व्यक्ति को वह स्थान रिक्त यानी कि खाली करना पड़ेगा। इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 26वां, धारा 42 के परंतुक के तहत यदि भाड़ेदार कलेक्टर या अधिकृत प्राधिकारी को विशेष कारण बताता है, तब कलेक्टर या अन्य प्राधिकृत अधिकारी ऐसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए भाड़ेदारी की अधिकतम कितनी अवधि बढ़ाने का आदेश दे सकता है। अधिकतम 4 मास तक की अवधि बढ़ाने का आदेश दे सकता है। धारा 42 के परंतु में यह लिखा हुआ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, 4 मास तक। इसके बाद अगला पूछा गया था 27वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि इसमें आपको सही कथन नहीं बताना था, कौन सही नहीं है। पहले ए नंबर कहता है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करेगा, यानी कि बिल्कुल सही है। इसके बाद बी ऑप्शन कहता है इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान परिवाद पर लिया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको इसमें गलत बताना था। कौन गलत है? सी ऑप्शन कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के संबंध में परिवाद कारित किए जाने की दिनांक से 6 माह के अंदर प्रस्तुत करना होगा। यह दोस्तों गलत है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 28वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 44 के तहत दंडनीय किसी अपराध का विचारण निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। धारा 44 में दोस्तों अपराध के संज्ञान के बारे में बताया गया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ही अपराधों का संज्ञान कर सकते हैं। इसके बाद अगला पूछा गया था 29वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान ले सकता है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसे धारा 44 से पूछा गया है। इसके बाद अगला आता है अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान निम्न के द्वारा लिया जा सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। इसके बाद अगला पूछा गया था 31वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाए? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का विचारण यानी कि अपराध का संज्ञान किया जाएगा, धारा 44 में बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 35वां, कोई भी न्यायालय मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस अपराध की बाबत परिवाद उस तारीख से जिसको कि वह अपराध किया गया है, कब तक नहीं करेगा? 3 मास तक, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसे धारा 44 की उपधारा 2 में परिभाषित भी किया गया है। इसके बाद अगला आता है 33वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत
किसी अपराध को संज्ञान में लेने की समय अवधि उसे कार्य करने के दिनांक से 3 माह तक की होगी। इसका ए ऑप्शन सही है। इसे धारा 44 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला आता है 34वां। स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय तभी लेगा जब तक कि अपराध के संबंध में परिवाद अवधि के अंतर्गत किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, अपराध की तिथि से 3 माह के भीतर किया गया हो। दोस्तों ध्यान रखना इस ऑब्जेक्ट को। इसके बाद अगला पूछा गया था 35वां। मध्य प्रदेश किराएदारी अधिनियम 1961 के किस प्रावधान के अंतर्गत भूस्वामी एवं किराएदार पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है? दोस्तों धारा 43 में शास्तियाँ यानी कि पेनल्टी के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही सही होगा, धारा 43। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि मकान मालिक आरसीए द्वारा नियत किए गए मानक भाड़ा से अधिक भाड़ा प्राप्त करता है तो वह सादा कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि हो सकती है 3 माह, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसे धारा 43 की उपधारा 1 में परिभाषित किया गया, धारा 43 की उपधारा 1 में परिभाषित किया गया है और जुर्माने की राशि होगी 1000 रुपये। दोस्तों इसके बाद अगला आता है 37वां। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान की अभिधति को नवीनीकृत किए जाने के प्रतिफल स्वरूप प्रीमियम का दावा किया जाता है तब उसे अधिकतम कितनी अवधि का कारावास हो सकता है? 6 माह की अवधि था, उसे 6 माह की अवधि का कारावास हो सकता है। इसे धारा 43 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है। जुर्माना उसके ऊपर 5000 रुपये तक का हो सकता है। दोस्तों इसलिए इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 38वां। यदि भाड़ेदार ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात प्रतिफल के लिए या अन्यथा संपूर्ण या स्थान के किसी भाग को अवैध रूप से उपभाड़े पर उठा दिया है या समर्पित कर दिया है या अन्य प्रकार से कब्जा छोड़ दिया है को वह अर्थदंड से जिसका परिणाम निम्नलिखित में से कितनी राशि तक हो सकता है दंडनीय होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यानी कि 1000 रुपये से वह दंडनीय होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 39वां। यदि कोई भूस्वामी धारा 17 की उपधारा 1 और 2 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को पुनः भाड़े पर दे या अंतरित करता है तो उसे कारावास से जिसकी अधिकतम अवधि हो सकती है दंडित किया जाएगा। अधिकतम अवधि 3 मास तक की हो सकती है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसे धारा 43 की उपधारा 3A में परिभाषित किया गया है और जुर्माना होगा 1000 रुपये तक का। दोस्तों आपको यह बात ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पूछा गया था 40वां। यदि कोई भूस्वामी धारा 23(6) यानी कि 23G की उपधारा 3 या 4 के प्रावधानों के उल्लंघन में संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को पुनः भाड़े पर देगा या अंतरित करेगा तो उसे कारावास से जो अधिकतम कितनी अवधि तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। वह अधिकतम 3 वर्ष की अवधि का हो सकेगा और जुर्माना लगेगा 1000 रुपये तक का। इसे धारा 43 की उपधारा 4 में परिभाषित किया गया है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, 3 माह। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि एक भूस्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 38 की उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करता है
तो वह कारावास जिसकी अवधि ... तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। दोस्तों 3 मास यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। धारा 43 की उपधारा 5 में से परिभाषित किया गया है जुर्माना होगा जो 1000 रुपये। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि कोई भूस्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 38 की उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह दंडनीय होगा। वह दंडनीय होगा 3 माह तक की अवधि के कारावास से या 1000 रुपये तक के अर्थदंड से या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। दोस्तों इतने ही ऑब्जेक्ट आपके अध्याय 6 से बनते हैं। इन्हीं ऑब्जेक्ट में से आपके एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा इन्हीं से पूछा जाएगा, एक भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कीजिए और बताइए वीडियो कैसा है। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।